एंटी साइक्लोन्स के बारे में पढ़ते हैं। एंटी साइक्लोन जो है मच लेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेदर के ड्रामा में अर्थ के सरफेस पे जो हो रहा है ना, कंपेयर टू साइक्लोन। बट उसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें हमें जाननी है, जैसे कि वेदर कंडीशंस क्या होती हैं, ब्लॉकिंग इफेक्ट क्या होता है उसका, एटमॉस्फेयर डायनेमिक्स क्या हो जाती है और जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ये बेसिक चार चीज़ें पहले हम जानते हैं। तो वेदर कंडीशन बहुत ही क्लियर कंडीशन हो जाती है, क्लियर कंडीशन होती है, वेदरलेस हमें लगता है कि परसीव करते हैं हम एज वेदरलेस है, ठीक है, एंटी साइक्लोन्स को। एज अ रिजल्ट इस पे ना ज़्यादा फोकस नहीं करा गया इसकी स्टडी पे साइक्लोन्स के कंपैरिजन में। वाइल इट्स कॉमनली बिलीव्ड कि जो ये फाइन वेदर से एसोसिएटेड होता है एंटी साइक्लोन, ये हमेशा ट्रू नहीं होता। कई बार क्या होता है, वेदर बड़ा ही स्टेगनेंट हो जाता है सेवरल डेज के लिए, जिसके कारण एयर पॉल्यूशन वगैरह, हीट हीट वो हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, ठीक है, तो वो दिक्कत हो जाती है। तो ब्लॉकिंग इफेक्ट क्या होता है, जब लार्ज एंटी साइक्लोन होते हैं ना, वो ब्लॉक कर दे जो ईस्ट, जैसे रॉसबी वेव्स वगैरह के साथ, अपर ट्रॉस्फेरिक विंड्स के साथ जो साइक्लोन्स वगैरह ईस्ट की तरफ आते हैं ना, उन्हें ये ब्लॉक कर देता है एंड इन्फ्लुएंस करता है ब्रॉडर वेदर पैटर्न्स को, ठीक है, और प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट कर देता है ऑफ कोर्स, क्योंकि एयर इज सिंकिंग, तो प्रेसिपिटेशन प्रिवेंट करेगा। मिड लेटीट्यूडनल एंटी साइक्लोन जो है, कई बार वो बहुत ही सीवियर कोल्ड वेव्स लेके आते हैं, ठीक है, विच पोजेस सिग्निफिकेंट क्लाइमेटिक हैजार्ड ह्यूमन की एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। तो एक तो साइक्लोन्स को ब्लॉक कर रही है, ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन नहीं होने दे रहे, दूसरा वो सीवियर कोल्ड ला रहे हैं, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स के बारे में हम देखते हैं, जो ये है एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं ये साइक्लोनिक सिस्टम्स के, ठीक है, और इन्हें एज ए सेंटर ऑफ एक्शन भी जनरली कहा जाता है जनरल सर्कुलेशन में। क्योंकि सेंटर ऑफ एक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ एयर सिंक हो रही होती है, इसके कारण यहाँ पे तो हमें दिखता है कि वेदरलेस क्लाइमेट है, बट इसके कारण सराउंडिंग में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसे सेंटर ऑफ एक्शन इसीलिए कहा जाता है। इनकी जो लोकेशन होती है और एनर्जी होती है एंटी साइक्लोन की ना, वो वेदर फोरकास्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो पर्टिकुलरली 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी साइक्लोन्स मिल जाते हैं, जहाँ यहाँ पे ना सेमी परमानेंट हाई प्रेशर सेल्स होती है, सेमी परमानेंट हाई प्रेशर सेल्स, बिकॉज क्योंकि हमने देखा था कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वहाँ पे, ठीक है, ये इस वाले लैटिट्यूड्स में, तो वहाँ पे क्या सेमी परमानेंट हाई प्रेशर सेल्स है। अब लार्जली ये ओशियन पे ही होती है ना, ठीक है। इन कंट्रास्ट जो कोल्ड कोर एंड वार्म कोर माइग्रेटरी साइक्लोन्स है ना, वो अलग अलग जगह ओरिजिनेट होते हैं और डिस्टेंट रीजन्स में वो मूव भी करते हैं, ठीक है। अब ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम एंटी साइक्लोन्स का क्या है। ये वही बात है कि पहले तो हाई प्रेशर सिस्टम ही है, जो दो चीजों से कैरेक्टराइज कर रहे हैं हम इसे। एक तो इनकी विंड की डायरेक्शन में ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर, एक तो विंड की डायरेक्शन। इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर हम देखते हैं, जो साइक्लोन है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन, मतलब जो साइक्लोन है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, अराउंड हाई प्रेशर एरियाज, वेयर इन साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑफ कोर्स काउंटर क्लॉकवाइज ही होगा। अब जो टाइप है एंटी साइक्लोन्स के, चार तरीके के टाइप्स आपको याद रखने हैं। तो कोल्ड कोर एंटी साइक्लोन, वार्म कोर एंटी साइक्लोन, हाईज एम्बेडेड बिटवीन साइक्लोन्स के बीच में, डिफरेंट साइक्लोन्स के बीच में जो हाईज है, हाई एम्बेडेड बिटवीन साइक्लोन्स। और चौथा है पोलर आउटब्रेक हाईज। तो पोलर, ये चारों हम डिटेल में बाद में भी पढ़ेंगे भी। तो कोल्ड कोर एंटी साइक्लोन क्या है, टिपिकली फाउंड इन हाई लैटिट्यूड्स एंड एसोसिएटेड विद कोल्डर एयर मासेस। और वहीं पे वार्म कोर साइक्लोन लोअर लैटिट्यूड्स के साथ एसोसिएटेड है, और वार्म एयर एट देयर सेंटर्स, एंड इसीलिए टेन टू बी मोर स्टेबल लोअर लैटिट्यूड्स पे, ठीक है। क्योंकि देखो, टेन टू बी मोर स्टेबल क्यों, क्योंकि भाई एंटी साइक्लोन तो है ही, तो वो स्टेबल तो रहेगा ही, बट वार्म वाले ज्यादा स्टेबल रहते हैं। अब जो एंटी साइक्लोन फॉर्मेशन मैकेनिज्म है, वो क्या क्या है, देखो। साइक्लोन, एंटी साइक्लोन कैसे बनता है, जब एयर सिंक करेगी, तो एयर या तो सब्सिडेंट या स्टेबिलिटी ये उसमें सिंक करवा दी जाए डायनेमिकली, या रेडिएशनल कूलिंग हो जाए कि एयर सिंक करने लगे,
ठीक है, या फिर कोल्ड पोलर एयर मासेस का कब्जा हो जाए किसी एरिया पे तो भी एयर सिंक करेगी। अब ठीक है, और इनके ये कैसे इंटेंसिफाई कैसे हो जाते हैं, ये एंटी साइक्लोन फॉर्मेशन का पार्ट ही है, इंटेंसिफिकेशन भी उसका पार्ट ही है, डेवलपमेंट एंड इंटेंसिफिकेशन। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये जब एंटी साइक्लोन फॉर्म हो रहे हैं ये अलग अलग तरीके के क्यों फॉर्म हो रहे हैं, ये भी फॉर्मेशन मैकेनिज्म में ही पता लगेगा हमें। तो सबसे पहले रेडिएशनल कूलिंग के बारे में देखते हैं। तो ऑफन ना एंटी साइक्लोन इसी के कारण बनते हैं, ऑफ द रेडिएशनल कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो स्नो कवर्ड एरियाज है उनके ऊपर। तो कूलिंग से क्या होती है, एयर की स्टेबलाइजेशन हो जाती है और इससे इंकरेज होती है हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप होने की। फिर दूसरा है कि जो कोल्ड पोलर एरियाज मासिस है ना, उनके कारण जो त्रिवार्ता का कहना है कि जो सदर्न मूवमेंट है ना एक्सट्रीमली कोल्ड और डेंस पोलर एयर की इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉम्बिनेशन, दो चीज के कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। जो एक्सट्रीमली कोल्ड डेंस पोलर एयर है ना उसके साउथवर्ड माइग्रेशन में, एक तो अपर एयर लॉन्ग वेव्स, लॉन्ग वेव कुछ नहीं होती, वो ऐसे ऐसे जो मिएंडरिंग वेव्स होती है ना अपर ट्रोपोस्फेयर में जो विंड घूम रही है, तो उसको ही अपर एयर लॉन्ग वेव बोला है। शॉर्ट वेव मतलब देखो जैसे ये ऐसे कुछ विंड घूम रही है, ठीक है, मेरा कर्सर देखो, तो उसमें ऐसे घूमते घूमते एक बार छोटा सा ऐसा घूम गई तो वो शॉर्ट वेव होगा। ठीक है, ऐसे घूमी और बीच में हल्का सा छोटा सा घूम गई, तो अपर एयर लॉन्ग वेव एंड आउट फ्लो ऑफ कोल्ड आर्कटिक बेसिन एयर अलोफ्ट। ठीक है, कोल्ड आर्कटिक बेसिन की जो एयर अलोफ्ट है उसका आउटफ्लो हो गया, तो इसीलिए वहां पे क्या ये वाला होने लगा कि कोल्ड डेंस पोलर एयर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सदर्ली मूवमेंट, उसकी इनसे इन्फ्लुएंस्ड है। दिस प्रोसेस क्रिएट्स कंडीशन जो कि एंटी साइक्लोन के फेवरेबल हो। अब जो सब्सिडेंस एंड स्टेबिलिटी है, साइक्लोन एंटी साइक्लोन के अंदर ना एयर डिसेंड करती है, और इसके कारण जो सब्सिडेंस इन्वर्जन, ये आपको चीज याद रखनी है, सब्सिडेंस इन्वर्जन इज अ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड। ठीक है, दिस कंट्रीब्यूट टू एयर एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, जिसके कारण क्लाउड फॉर्मेशन सप्रेस और प्रेसिपिटेशन सप्रेस हो जाए अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। जो एक एंटी साइक्लोन है ना वो इंटेंसिफाई हो जाता है। ठीक है, इंटेंसिफिकेशन मोस्टली तो इसीलिए होती है कि इंटेंस साइक्लोनिक एक्टिविटी अगर किसी सराउंडिंग एरिया में हो रही है ना तो इंटेंसिफाई हो जाता है साइक्लोन। बट एंटी साइक्लोन जनरली डू नॉट रीच द इंटेंसिटी ऑफ वेल डेवलप्ड साइक्लोन, उतना इंटेंस नहीं हो पाता। डाइवर्स एरिया के मासिस के बारे में हम देखते हैं। तो इंडिविजुअल एंटीसाइक्लोन है डिफरेंट टाइप ऑफ एयर मासेस से बनता है ना एक कोई भी साइक्लोन, तो इसीलिए वो वेरी होते रहते हैं ओवर टाइम। एंड जो वेदर है विद ईच साइक्लोन उनके डाइवर्स एग्जिबिट डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स वो शो करता है। हाउएवर एक कॉमन फीचर है सभी एंटीसाइक्लोन का इन देयर रेजिस्टेंस टू एक्सटर्नल एडवेक्शन। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल वो ब्लॉकिंग इफेक्ट है ना, तो एक्सटर्नली अंदर नहीं आने देते, तो एक्सटर्नल एडवेक्शन को लेके रेजिस्टेंस उनका रिजल्ट, इसके कारण क्या रीजनल एंड डायगोनल वेदर पैटर्न्स बन जाते हैं। ठीक है, कहीं हीट वेव हो रही है तो रीजनल लेवल पे ही होगी, तो रीजनल एंड डायगोनल वेदर पैटर्न्स बन जाते हैं इसके कारण। अब कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स देख लेते हैं रिलेटेड टू देयर सर्कुलेशन और वेदर इम्पैक्ट को लेके ना। अब जो सर्कुलेशन फीचर है, जो एंटी साइक्लोन में सर्कुलेशन है उसमें क्या सब्सिडेंस हो रही है और फिर सरफेस पे आके डाइवर्जेंस हो रही है। और जो विंड सिस्टम है एंटी साइक्लोन के अंदर ना वो इतना साइक्लोन के जैसा वेल डेवलप्ड नहीं है। जो ईस्टर्न पार्ट है, देखो कोई भी साइक्लोन है, ठीक है, वो साइक्लिक घूम रहा है। अब जो साइक्लिक अगर घूम रहा है तो जो ईस्टर्न पार्ट है, तो ईस्टर्न पार्ट की विंड कहाँ से चल रही होगी, नॉर्थ, मतलब उसको नॉर्थ वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट में कहाँ से विंड नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स चलेंगी, और वेस्ट पार्ट में साउथ ईस्टर्ली विंड चलेंगी क्योंकि वो साइक्लोनिक तरीके से घूम रहा है। अब जो प्रेशर एंड विंड वेलोसिटीज है, जो प्रेशर ग्रेडियंट है ना एंटी साइक्लोन में वो मोर इज जनरली मोर ग्रेजुअल लीडिंग टू लोअर विंड वेलोसिटीज साइक्लोन के कंपैरिजन में। और जो एंटी साइक्लोन है वो एग्जिबिट कर रहा है, स्टिल एग्जिबिट हाई विंड्स वो एग्जिबिट करता है पर्टिकुलरली कुछ कुछ एरियाज में। अब हमने विंड देख ली, सर्कुलेशन देख ली उसकी, अब हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन।
टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन तो दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। टेम्परेचर में ही हम डायरनल टेम्परेचर रेंज भी देखेंगे, वो लार्ज होती है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन में, क्योंकि सूरज निकला हुआ है तो हाई हीट एब्जॉर्ब हो रही है दिन के समय में, और रात के समय में हाई हीट लॉस हो रहा है, इसलिए डायरनल टेम्परेचर रेंज कुछ ज़्यादा ही है। अब देखते हैं प्रेसिपिटेशन क्या है। स्कैंटी रेनफॉल है, ठीक है, क्योंकि सबसाइडिंग एयर है, कंडेंसेशन और क्लाउड फॉर्मेशन हो नहीं पा रही। अगर साउथ ईस्टर्ली जो एयर है वो मॉइस्ट है, तो कुछ प्रेसिपिटेशन रियर एंड पे एंटी साइक्लोन के हो जाएगी, ठीक है, बट सिग्निफिकेंट रेनफॉल तो अनकॉमन ही है। अब अगर कोल्ड नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स, ठीक है, नॉर्थ से आ रही है क्योंकि वो, तो कोल्ड नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स जो है वो स्नोफॉल प्रोवाइड कर सकती हैं, स्पेशली व्हेन कंडीशन अलाउ फॉर सम इंस्टेबिलिटी। अब टेम्परेचर की कंडीशंस हम देखते हैं, ठीक है। अभी हमने देख लिया प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, ये दो तो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, तीसरा भी इसी से रिलेटेड है, डायरेक्शनल टेम्परेचर रेंज। फिर आ गई विंड और सर्कुलेशन, ये दोनों एक जैसे से ही है, सर्कुलेशन फीचर्स और प्रेशर एंड विंड वेलोसिटी। टेम्परेचर देखते हैं। सरफेस टेम्परेचर किसी भी एंटी साइक्लोन में ना, वो जो एयर मास है और ह्यूमिडिटी सीजन उसके हिसाब से बहुत इन्फ्लुएंस होगा। अब विंटर के केस में देख लेते हैं, तो जो कोल्ड एंटी साइक्लोन जो ओरिजिनेट हो रहा है ना स्नो कवर्ड सब पोलर रीजन में, वो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर और ब्लिजर्ड ला सकते हैं, और जिस एरिया के अंदर वो मूव करेंगे, ठीक है। इससे क्या विंटर चिल्स आ जाती है, सिग्निफिकेंट विंटर चिल्स आ जाती है। समर में क्या, स्टेगनेंट वार्म एंटीसाइक्लोन ऑफन एसोसिएटेड विद सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एयर कैन रिजल्ट इन हीट वेव्स। यहाँ पे विंटर चिल्स आ रही है, यहाँ पे हीट वेव्स आ रही है। इससे क्या, जो क्लियर वेदर है ना वो सोलर पेनिट्रेशन अलाउ कर रहा है, ये हमने पहले भी देख चुका है, ठीक है। डायरनल टेम्परेचर रेंज हम पहले देख चुके हैं। एंटी साइक्लोन की अब 4 टाइप्स होती हैं जो हमने पहले पढ़ी थी, वो अब हम थोड़ी डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो वार्म कोर एंटी साइक्लोन, तो ये सब ट्रॉपिकल हाईज में मिलता है, वार्म कोर, ठीक है। इसमें क्या है, इसका रीजन वही बता दिया जैसे सब ट्रॉपिकल रीजन है। ये जो सब ट्रॉपिकल हाई वाले एंटी साइक्लोन है ये लार्ज एरिया को कवर करते हैं और इलोंगेटेड शेप के होते हैं, और इनकी जो वर्टिकल डेप्थ भी होती है वो भी सिग्निफिकेंट, मतलब इनकी टोटल वॉल्यूम ही ज़्यादा है, इलोंगेटेड है, लार्ज एरिया, और वर्टिकल डेप्थ भी सिग्निफिकेंट है। अब जो सब ट्रॉपिकल हाईज है ना वो नियरली परमानेंट हाई प्रेशर सिस्टम्स हैं जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स के अंदर फाउंड हो रहे हैं, और ये लार्जली स्टेगनेंट ही है, और इनकी मूवमेंट भी होती है तो बड़ी स्लगिश मूवमेंट है। ये जो है दे आर वेल डेवलप्ड ओवर ओशंस, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स के ऊपर ना ओवर ऑफन लो प्रेशर भी एक्सपीरियंस हो जाता है बिकॉज ऑफ द थर्मल हीटिंग, ठीक है। अब जो पोलार कॉन्टिनेंटल हाइज हैं, मतलब कोर कोल्ड एंटी साइक्लोन जो है, तो ये वही है कि कॉन्टिनेंटल सरफेस ड्यूरिंग विंटर जो है बहुत ठंडा हो जाता है, इसके कारण जो रेडिएशनल कूलिंग है वो होती है, इसके कारण एयर श्रिंक होती है। अब देखो, जैसे पोलार एरिया में ट्रोपोस्फेयर की हाइट कम होती है ना, ऐसी ही इसमें जो शेलो लेवल ऑफ कोल्ड एयर, क्योंकि एयर भारी होगी तो वो शेलो लेवल ही होगी, ठीक है, तो ये एंटी साइक्लोन का क्या लेवल, शेलो ही होगा। एट अप्रोक्स 2.5 किलोमीटर जो हाई जो ये है ना एंटी साइक्लोनिक हाई, वो अपनी आइडेंटिटी और इन्फ्लुएंस दोनों ही लूज कर देता है, क्योंकि भाई वो ज़्यादा ऊपर तक जा ही नहीं सकता, क्योंकि एयर इज डेंस, तो वो अपनी सारी जो भी क्वालिटीज इन्फ्लुएंस आइडेंटिटी सब लूज कर देता है 2.5 किलोमीटर की हाइट पे। अब जो हाई एम्बेडेड बिटवीन साइक्लोन्स, देखो जो साइक्लोन्स हैं वो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिस्टम है, ठीक है, साइक्लोन्स एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर, तो जहाँ दो लो प्रेशर ऐसे गड्ढे मानो, दो लो प्रेशर दो गड्ढे हैं, तो बीच में जो जमीन है उनके जिनको सेपरेट कर रही है वो तो हाई होगी, तो ऐसी हाई एम्बेडेड बिटवीन साइक्लोन्स भी हो सकता है। ये रिलेटिवली स्लगिश सिस्टम होते हैं, ठीक है, जो दो विग्रस साइक्लोन्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं ना, ये वेज ऑफ हाई प्रेशर की तरह ऐसे काम करते हैं, जिसमें क्लियर एंड फाइन वेदर होता है, ठीक है। अब पोलार आउटब्रेक हाई, ग्रेट आउटब्रेक ऑफ कोल्ड एंड डेंस पोलार एयर, उसके 2 फैक्टर्स हमने ऊपर भी पढ़े थे, ठीक है। अब दिस कैन इवन मूव इनटू ट्रॉपिकल रीजन्स तक भी ये जा सकता है। अब ये वेल डेवलप्ड डिप्रेशन जो है ना, समटाइम इन मिड लेटीट्यूडनल ड्रॉज
ऑन इट्स रियर समटाइम अ वेल डेवलप्ड डिप्रेशन। मिड लेटीट्यूड में अगर कोई वेल डेवलप्ड डिप्रेशन है ना, वो अपने रियर पे इसको खींच लेगा। ठीक है, रैपिडली मूविंग मासेस ऑफ कोल्ड पोलर एयर। देखो, जैसे कि अगर बहुत ही एक ज्यादा बड़ा गड्ढा है, ठीक है, मतलब, तो वो साइड में रखी हुई बॉल को अपने अंदर खींच लेगा ना, वो अपने रियर पे। जैसे कोई गड्ढा उसके पास बनता जा रहा है तो वो अपने रियर पे खींच लेगा, ऐसे ही अब वेल डेवलप्ड डिप्रेशन अगर कोई मिड लैटिट्यूड एरिया में है, ड्रॉज ऑन इट्स रियर रैपिडली मूविंग मासेस ऑफ कोल्ड पोलर एयर। ठीक है, एज दीज एंटीसाइक्लोन्स मूव ईस्टवर्ड दे टेंड टू स्लो डाउन। जो कोल्ड एंड पोलर एरिया के जो कोल्ड एंड पोलर एरिया जो मासेस है ना, वो मॉइस्चर पिकअप कर लेते हैं, ठीक है, वार्म सब ट्रॉपिकल ओशन से, और वो कुछ ही दिन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं सब ट्रॉपिकल वार्म एंटीसाइक्लोन्स के अंदर। अब रीजन ऑफ ओरिजिन एंड मूवमेंट ऑफ साइक्लोन्स क्या है, रीजन ऑफ ओरिजिन और उनकी मूवमेंट ऑफ साइक्लोन्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर ब्लॉकिंग हाइज, बस थोड़ा सा बचा। एंटीसाइक्लोन जो एग्जिबिट करते हैं डिस्टिंक्ट पैटर्न्स ऑफ ओरिजिन एंड मूवमेंट एग्जिबिट करते हैं। तो कोल्ड एंटीसाइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे, वार्म एंटीसाइक्लोन, देन सीजनल शिफ्ट। तो जो कोल्ड एंटीसाइक्लोन है इसकी ओरिजिन ऑफ कोर्स सब पोलर रीजन्स में ही हो रही होगी प्राइमरली। जो इनकी मूवमेंट है फिर वो ऑफ कोर्स पोलर से तो साउथवर्ड ही मूवमेंट होगी। अब जो इनकी विंटर पैटर्न्स है, द रीजन विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कोल्ड एंटीसाइक्लोन, ठीक है, विंटर के दौरान, वो कौन से रीजन्स हैं? एक तो जो एक्सटेंसिव प्लेटियो है ना रॉकी माउंटेन का, नॉर्थ वेस्ट कनाडा में, और जो ईस्ट सेंट्रल साइबेरिया है। ये दो रीजन ऐसे हैं जहाँ पे एंटी साइक्लोन की हाईएस्ट, मतलब जो कोल्ड एंटी साइक्लोन है उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विंटर के सीजन में देखी जाती है। यूएस के अंदर कुछ कुछ स्टेट्स है, जैसे नुई, नुई मतलब नेवाडा उठा इदाहो, नुई, 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 नेवाडा उता इदाहो सी अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ दीज एंटीसाइक्लोन। ये जो एरिया है ना, अलास्का से लेके जो ग्रेट प्लेन्स तक का एरिया है, इसके अंदर भी हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ कोल्ड एंटीसाइक्लोन देखने को मिलते हैं, कैरेक्टराइज बाय शैलो हाइज मेड ऑफ जो सीपी एयर है, मतलब पोलर कॉन्टिनेंटल एयर है, तो ये शैलो हाइज से कैरेक्टराइज है। ठीक है, अब जो वार्म एंटीसाइक्लोन है इसका क्या है, मूवमेंट वेस्ट टू ईस्ट होगी। ठीक है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वो उसी के अंदर हो रही होगी जो अपना ट्रेड विंड चलती है ना, तो उसके अंदर ही हो रही होगी एंटी साइक्लोन्स की मूवमेंट। तो वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे ये। जो समर पैटर्न है उसके अंदर क्या है, इन समर जो सब ट्रॉपिकल एंटी साइक्लोन है ना, वो मोर नॉर्दर्नली रूट लेने लगता है, बिकॉज ऑफ कोर्स आईटीसीजेड शिफ्ट हो जाती है। तो दे फ्रीक्वेंटली देयर फ्रीक्वेंसी जो है हाई, पर्टिकुलरली हाई ओवर ईस्टर्न पैसिफिक, पैसिफिक का जो ईस्ट वाला इलाका है, एंड वेस्ट वाले इलाके में, वाइल फ्यूअर इन वेस्टर्न पैसिफिक में कम हो जाती है। इसलिए समर्स के दौरान हमने देखा होगा कि भाई कनाडा वगैरह में अपना वो बन जा रहा है, हीट वेव हो जा रही है। वो क्यों हो रही है? वो इसीलिए ही हो रही है कि वार्म एंटी साइक्लोन जो है उस एरिया में वो ज्यादा बन रहा है। ठीक है, हाई ओवर ईस्टर्न पैसिफिक, ड्यू टू डोमिनेंस ओवर, क्योंकि वेस्टर्न पैसिफिक वाले इलाके में, मतलब उस जगह समर मानसून का इफेक्ट आ गया। ठीक है, तो ये ईस्टर्न पैसिफिक में हाई ओवर ईस्टर्न पैसिफिक है। एडिशनली ये जो है ना, कई सारे जो सब ट्रॉपिकल वार्म सब ट्रॉपिकल एंटीसाइक्लोन है, ये मेडिटेरेनियन सी से भी पास हो रहे हैं। अब सीजनल शिफ्ट देख लेते हैं। समर के दौरान ना, जो सोर्स रीजन एंड पाथ है एंटी साइक्लोन का, वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है आईटीसीजेड शिफ्ट होने के कारण। इसलिए ही जो ग्रेट लेक का रीजन है वो हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एंटी साइक्लोन, ऑफकोर्स वार्म एंटी साइक्लोन ही होंगे, इन समर वो फेस करता है। वाइल जो कोल्ड एंटी साइक्लोन है ना, वो अवॉइड हो जाते हैं यहाँ पे आने से, क्योंकि इंटेंस साइक्लोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है। ठीक है, तो ग्रेट लेक रीजन में कोल्ड एंटी साइक्लोन आने से अवॉइड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इंटेंस साइक्लोनिक डेवलपमेंट। बट वार्म जो अपना वार्म एंटी साइक्लोन है समर के दौरान, वो यहाँ पे आ जाते हैं आईटीसीजेड शिफ्ट होने के कारण। अब जो विंटर का इलाका एरिया है, विंटर में
जो नंबर ऑफ एंटी साइक्लोन ईस्टर्न एशिया में आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज आईटीसीजेड शिफ्ट हो गई, नहीं आईटीसीजेड नीचे शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो जो एंटी साइक्लोन इन ईस्टर्न एशिया वो काफी डिक्रीज हो जाते हैं विद ओनली सम वीकर एंटी साइक्लोन जो कि अक्रॉस एशिया होते हैं ना, उनको छोड़ के बाकी नहीं होते विंटर में। अब ब्लॉकिंग हाइज का हम देखते हैं। अब जो ब्लॉकिंग हाई है देयर आर ये सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक सिस्टम्स होते हैं ना जिसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं और इम्पैक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हम क्या क्या देखेंगे इसमें, वर्टिकल एक्सटेंट और कनेक्शन देखेंगे, इसके ओरिजिन देखेंगे, एयर मास की प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, वेदर इन्फ्लुएंस देखेंगे, डिफ्लेक्शन ऑफ साइक्लोन्स, अपना सीजनल इम्पैक्ट देखेंगे, एंटी साइक्लोनिक ग्लूम देखेंगे, इन्फ्लुएंस ऑन अपर लेवल पैटर्न देखेंगे, बहुत सारे ब्लॉकिंग हाई के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ना है। अब वर्टिकुलर एक्सटेंट एंड कनेक्शन देखते हैं। देखो ये जो ब्लॉकिंग हाई है ना ये एक हायर लेवल पे हो रहे हैं, ठीक है, बट ये लिमिटेड नहीं है अपने वर्टिकल एक्सटेंड में, ट्रोपोपॉज तक भी एक्सटेंड करते हैं। और ये क्योंकि एक हायर लेवल पे हो रहे हैं, हाई लेवल पे हो रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कनेक्ट होते हैं जो लार्ज सरफेस एंटी साइक्लोन्स है ना उनसे कनेक्ट होते हैं और ये ब्लॉक कर देते हैं पैसेज जो ईस्टर्न मूविंग सर्कुलेशन है ना। मान लो कोई साइक्लोन जा रहा है, टेम्परेट साइक्लोन है, तो ये उस सबको ब्लॉक कर देते हैं, जो वेस्टर्ली मूव कर रही है उनको ब्लॉक कर देते हैं, तो इसके ब्लॉकिंग इफेक्ट के बारे में बात करी गई है। एंड कि वो हायर लेवल पे आकर करते हैं, बट वो उनका वर्टिकल एक्सटेंड में वो लिमिटेड नहीं है, वो ग्राउंड से भी कनेक्टेड है, सरफेस एंटी साइक्लोन से भी कनेक्टेड है, वो ट्रोपोपॉज तक भी है, ठीक है। तो अर्श से फर्स्ट वो हर जगह तक है। अब जो इनका ओरिजिन है वो लार्जली जो 0 से 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है, मतलब जो अपना ईस्टर्न अटलांटिक वाला इलाका है ना जो नॉर्थ वेस्ट यूरोप से लगता हुआ इलाका है, उस इलाके में ये एक तो डेवलप होते हैं। फिर दूसरा जो मिडल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, 140 से 170 डिग्री बिल्कुल, एक तो 0 से 30 बिल्कुल स्टार्ट में ही हो रहे हैं या बिल्कुल अंत में ही हो रहे हैं, 0 से 30 हो रहे हैं या फिर बिल्कुल अंत में ही हो रहे हैं 140 से 170, ठीक है, 30 डिग्री है ये, तो ये वैल्यूज लिख देना, इंप्रेसिव है। अब एयर मास के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लेते हैं। जो एक्स वेस्ट ऑफ द एक्सिस है ना, इन मासिव साइक्लोन्स की वेस्ट ऑफ द एक्सिस है जो है वो ट्रॉपिकल वार्म एंड मॉइस्ट एयर मासेस प्रीडोमिनेट करते हैं, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन। इन एक्सिस के ईस्ट में जो पोलार एयर मासेस है रिजल्ट इन कोल्ड एंड ड्राई वेदर। अब जो वेदर इन्फ्लुएंस है, जो these mid latitude blocking anticyclones are typically larger and can dominate the weather of a region एक हफ्ते से ज्यादा तक, ठीक है, टिपिकली लार्ज होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, एक हफ्ते से ज्यादा तक डोमिनेट कर सकते हैं क्योंकि अर्श से फर्श तक हर जगह से जुड़े हुए हैं। दे आर एसोसिएटेड विद क्लियर स्काईज और लाइट विंड्स, जैसे कि हर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन जुड़ी होती है। अब डिफ्लेक्शन ऑफ साइक्लोन्स के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं, ये नॉर्थ या साउथ डिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब सेवरल इम्पैक्ट्स इनके होते हैं, ठीक है, समर में कुछ और तरीके के होते हैं ब्लॉकिंग हाई में, विंटर के कुछ और तरीके के, ठीक है। प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ सनशाइन अगर रह जाए, इससे जो सिटी एयर मास है, मतलब कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास जो है, हमने देखा ये यहाँ इस एरिया में ऑपरेट कर रहा है, तो इससे जो सिटी एयर मासेस हैं जो इस सिस्टम से एसोसिएटेड है, तो वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर हो जाता है उनका और ड्रॉट लाइक कंडीशंस हो जाती है। अब जो विंटर है, विंटर के अंदर क्लियर स्काईज है, ठीक है, जो ब्लॉकिंग एंटी साइक्लोन से है ना एसोसिएटेड, अलाउ फॉर सिग्निफिकेंट नॉक्चुरल कूलिंग, ठीक है, रात में ठंडा बहुत ज्यादा हो रही है, तो जो सीपी एयर मासेस हैं वो एक्सट्रीम लेवल पे कूल हो जा रहे हैं। इससे क्या फॉग की दिक्कत जो है, पॉल्यूटेंट्स इकट्ठा होने की कंसंट्रेशन, इंजीरियस गैसेस की दिक्कत बढ़ सकती है। अब एंटी साइक्लोनिक ग्लूम जो है वो भी हो जाती है जब विंड्स व्हेन विंड्स आर स्लाइटली स्ट्रॉन्गर ना, और जो क्लाउड्स का कॉम्बिनेशन है, रिड्यूस्ड विजिबिलिटी है, कैन प्रोड्यूस अ इफेक्ट जिसे एंटी साइक्लोनिक ग्लूम कहते हैं। यहाँ पे ब्राइट स्काईज तो ब्राइट है बट पुअर एयर क्वालिटी एंड लो विजिबिलिटी है।
पुअर विजिबिलिटी है, ठीक है, स्काईज में हल्के हल्के क्लाउड्स हैं और रिड्यूस्ड विजिबिलिटी भी है, तो इसे कहते हैं हम एंटी साइक्लोनिक ग्लूम ड्यूरिंग ब्लॉकिंग हाई। इन्फ्लुएंस ऑफ अपर लेवल प्लेटफॉर्म पैटर्न क्या है? जो सीक्वेंस ऑफ साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन है ना मिड लैटिट्यूड्स में, वो पोलार फ्रंट जेट, पोलार जेट स्ट्रीम वगैरह जो चल रही है, पोलार फ्रंट जेट वगैरह जो है, ठीक है, तो उससे इम्पैक्ट होती है ये। एंड रॉसबी वेव का जो साइकिल है अपर ट्रोपोस्फेयर में जो करती है उसका भी सिग्निफिकेंट रोल है, ठीक है। तो हम एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं बस। एंटी साइक्लोन हमने देखा उसकी वेदर कंडीशन, ब्लॉकिंग इफेक्ट, एटमॉस्फेयर डायनेमिक्स, जिसमें हम इसे सेंटर ऑफ एक्शन कहते हैं, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए कहते हैं कि बहुत हेल्प करता है। इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम बताते हैं कि सेमी परमानेंट हाई प्रेशर सेल्स हैं, कुछ माइग्रेटरी एंटी साइक्लोन्स भी हैं। फिर हम इसके ओरिजिन पे आते हैं जिसमें हम विंड की डायरेक्शन की क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं। हम इसमें टाइप ऑफ एंटी साइक्लोन्स के कोल्ड कोर, वार्म कोर, हाईज एम्बेडेड बिटवीन साइक्लोन्स, ठीक है, पोलर आउटब्रेक हाई इनकी बात करते हैं। फिर फॉर्मिंग मैकेनिज्म में हम इसमें रेडिएशनल कूलिंग की बात करते हैं, सबसिडेंस एंड स्टेबिलिटी की बात करते हैं। त्रिवार्था का कहना था कि जो साउथवर्ड मूवमेंट है एक्सट्रीम कोल्ड डेंस पोलर एयर की, वो इन्फ्लुएंस है अपर एयर लॉन्ग वेव एंड आउटफ्लो ऑफ द कोल्ड आर्कटिक बेसिन एयर लॉफ्ट, ठीक है। डेवलपमेंट इंटेंसिफिकेशन के बारे में हमने देखा कि अगर उसके आसपास में कोई साइक्लोनिक एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है तो एंटी साइक्लोन भी इंटेंसिफाई हो सकता है। डाइवर्स एयर मासेस के बारे में हम देखा कैसी उसकी प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है। अब कुछ डिस्टिंक्ट फीचर हमने उसके पढ़े, जैसे कि सर्कुलेशन हमने देखी कि नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स, ईस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ जो साइक्लोन है उसमें, एंटी साइक्लोन है उसमें नॉर्थ वेस्टर्ली विंड चल रही है और बाकी में साउथ ईस्टर्ली। प्रेशर एंड विंड वेलोसिटीज, प्रेसिपिटेशन, साउथ ईस्टर्ली एयर, कोल्ड नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स की बात हो रही है। टेम्परेचर कंडीशंस के बारे में, ब्लिजर्ड, हीट वेव्स, इन सब के बारे में बात हो रही है। डायरनल टेम्परेचर रेंज के बारे में बात हो रही है। चार तरीके के हम एंटी साइक्लोन्स देख लिए हमने। अब हमने देखा कि ओरिजिन और उनकी मूवमेंट, उसके बेसिस पे कोल्ड एंटी साइक्लोन, वार्म एंटी साइक्लोन, सीजनल शिफ्ट की बात हो रही है। ब्लॉकिंग हाई की बात हो रही है अब, ठीक है, इसमें वर्टिकल एक्सटेंट एंड कनेक्शन है। और वर्टिकुलर एक्सटेंट की हर्ष से फर्स्ट तक कनेक्ट है ब्लॉकिंग हाई। उसके ओरिजिन की बात हो रही है कि भाई वो दो जगह, ये 0 से 30 या 140 से 170 तक में लाई करेगा। अब उसकी एयर मास की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, ब्लॉकिंग, ब्लॉक जो कर रखा है। अब वेदर इन्फ्लुएंस की बात कर रही है कि वो कोई भी एडवेक्शन नहीं होने देता, ठीक है, तो कोई भी और जो साइक्लोनिक कंडीशन है उनको नहीं एंटर करने देता, डिफ्लेक्ट कर देता है उन्हें। सीजनल इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं हम, समर और विंटर में सीटी और सीपी पे क्या होता है। एंटी साइक्लोनिक ग्लूम की बात कर रहे हैं और अपर लेवल पैटर्न की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंटी साइक्लोन टॉपिक कवर हो गया।